हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पहला यूनिट एजुकेशनल स्टडीज में करवा चुकी हूँ, बहुत सारे सब टॉपिक्स में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला जो टॉपिक है आपकी पहली यूनिट में, वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पहला यूनिट है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो जो पहला ये वाला पार्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बिल्कुल हम डिटेल में कर चुके हैं। इसके अलावा दयानंद दर्शन और इस्लामिक ट्रेडिशन, ये वाले टॉपिक्स भी करवा चुकी हूँ। कहने का मतलब है ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और ये वाला भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिटेल में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सीक्वेंस में हम चीजें कर रहे थे, तो ये सोशियोलॉजी वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं बाद में करवाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, जो कि फिलॉसफी से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ये सोशलाइजेशन और सोशियोलॉजी वाला पार्ट मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें आपके ये 9 थिंकर्स दिए हुए हैं, जिसमें 7 इंडियन फिलोसफर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, और 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ताकि टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ था, जो कि आज की डेट में वो जगह एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि उनका जो बर्थ डेट है 12 जनवरी, उनकी बर्थ डेट पर एक बहुत ही बड़ा डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उनके जो फादर थे विश्वनाथ दत्त, वो अटॉर्नी यानी कि लॉयर थे कोलकाता हाई कोर्ट में ही। उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक पायस, रिलीजियस और स्पिरिचुअल लेडी थी, हु डीपली इन्फ्लुएंस हिज कैरेक्टर, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला। यानी कि मदर और फादर दोनों से उनको बेस्ट ट्रेट मिले हैं। जिसमें हम हेरिडिटी की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो स्वामी विवेकानंद के जो फादर थे वो लॉयर थे, तो वहां से भी उनका जो एटीट्यूड और उनका जो बिहेवियर या नॉलेज वाली चीजें उनको फादर से मिली हैं। ठीक है, उनकी मदर बहुत ही रिलीजियस स्पिरिचुअल लेडी थी, तो धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक विचार उनको उनकी मदर से मिले हैं। ठीक है, उनके जो ग्रैंड फादर थे वो भी एक बहुत बड़े पर्शियन यानी कि फारसी और संस्कृत के एक स्कॉलर थे, हु लेटर रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि बाद में उन्होंने संसार को त्याग दिया था और एक मोंक बन गए थे। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उनको बाद में बोला जाने लगा, उनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, और वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में। अब अगर हम बात करें कि उनके बचपन, बाल्यकाल के गुण क्या, किस तरह के बच्चे थे वो, तो नरेंद्र वाज अ नोटी एंड एक्टिव चाइल्ड, यानी कि बहुत ही नोटी और एक्टिव बच्चे थे। यट डीपली स्पिरिचुअल एंड डिवोटेड टू मोंक्स एंड मेडिटेशन, यानी कि बहुत शरारती थे, बहुत एक्टिव थे, लेकिन स्पिरिचुअल थे, डिवोटेड थे मोंक्स और मेडिटेशन के प्रति। ठीक है, जो भी सन्यासी वगैरह थे उनके प्रति बहुत श्रद्धालु थे, साधुओं और ध्यान के प्रति भी अत्यंत, मतलब मेडिटेशन और मॉन्क्स के प्रति डिवोटेड थे। देखिए, वो इतने ज्यादा नोटी थे कि उनकी मदर ने एक दिन मजाक मजाक में, हंसी मजाक में कहा कि आई प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर अ सन बट ही सेंट मी अ घोस्ट, मैंने तो भगवान शिव से पुत्र की प्रार्थना की थी, पर उन्होंने तो मुझे एक भूत दे दिया है। उनके फादर का बिल्कुल लिबरल आउटलुक था, और मदर जो है स्पिरिचुअल नेचर की महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो दो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बैलेंस पर्सनैलिटी थी, यानी कि पिता से उदार विचार और माता से धार्मिक प्रवृत्ति के विचार उनमें आते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की जो पर्सनैलिटी थी वो बैलेंस पर्सनैलिटी थी। इसके बाद उनकी एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, तो 8 साल की उम्र में उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में ही है, वहां पर उनको दाखिला करवा दिया गया था, उनको प्रवेश दिला दिया गया था 8 साल की उम्र में। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया था, जहां पर उन्होंने फिलॉसफी, रिलीजियन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट, लिटरेचर को स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद उनका इंटरेस्ट संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, म्यूजिक, क्लासिकल डांस और फिजिकल एजुकेशन में भी था। ठीक है, उन सब्जेक्ट में भी उनका इंटरेस्ट था। His curiosity led him to study Hindu scriptures such as Vedas, Upanishad, Bhagavad Gita and
पुराण, ठीक है, यानी कि बाद में उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता और पुराणों जैसे हिंदू शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। इन सारी चीजों का उन्होंने अध्ययन किया है। एट जर्नल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, यानी कि जर्नल असेंबली के संस्थान में उन्होंने जो है यूरोपियन फिलॉसफी एंड थिंकर्स, यानी कि जो यूरोपियन फिलॉसफी और उनसे रिलेटेड जो थिंकर्स थे उनको भी उन्होंने स्टडी किया, उनको भी एक्सप्लोर किया, जिनमें उन्होंने डेविड ह्यूम, कांट, स्पिनोजा, हेगल, ऑगस्ट काउंटे, मील और डार्विन, ठीक है, इन सब का अध्ययन किया, इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया, इनको पढ़ा उन्होंने डीपली। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ट्रांसलेटेड स्पेंसर्स बुक एजुकेशन इनटू बंगाली एंड इवन कोरस्पॉन्डेड विद हिम। देखिए वो बहुत ज्यादा हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, विकासवाद का जो सिद्धांत था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनकी बुक एजुकेशन का उन्होंने बंगाली में भी ट्रांसलेट किया और उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस भी उनका हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एंड गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, आध्यात्मिक झुकाव और गुरु रामकृष्ण परमहंस का उनकी लाइफ में क्या रोल है। तो 1880 में नरेंद्र ने केशव चंद्र सेन की नव विधान को ज्वाइन किया, यानी कि केशव चंद्र सेन के नव विधान से वो जुड़े और एक फ्री मैसनरी, यानी कि फ्री मैसनरी एक सोसाइटी थी, उसके वो मेंबर बने, ठीक है, 1880 में। ऑल दो इन्फ्लुएंस बाय टैगोर, यानी कि टैगोर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस, जो कि उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनसे होती है। बाद में स्पिरिचुअल गुरु बने हैं, जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से आती है तब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। आफ्टर हिज फादर सडन डेथ इन 1884, यानी कि 1884 में उनके फादर की सडन डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और जो रिलेटिव्स थे उनके, वो उनको धमकी दे रहे थे घर से निकालने की, ठीक है। तो नरेंद्र वंस रिक्वेस्टेड रामकृष्ण टू प्रे टू गॉडेस काली फॉर हिज फैमिलीज वेलफेयर, बट रामकृष्ण आस्क्ड हिम टू प्रे हिमसेल्फ, यानी नरेंद्र ने एक बार अपने जो गुरु थे उनके रामकृष्ण, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए माँ काली से प्रे करें, लेकिन उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि वो खुद प्रे करे इस चीज के लिए। व्हेन नरेंद्र प्रेड ही कुड नॉट आस्क फॉर वेल्थ और वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, वर्ल्डली हेल्प, इंस्टेड ही प्रेड फॉर ट्रू नॉलेज एंड डिवोशन, यानी कि वह माँ काली से धन नहीं मांग सके, यानी कि जब वो प्रे करते हैं तो बिल्कुल भी उनकी इच्छा ही नहीं हुई कि वो धन के लिए या वेल्थ के लिए प्रे करें, तो उसकी जगह वो क्या कहते हैं, ट्रू नॉलेज और डिवोशन के लिए वो प्रे करते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ही एक्सेप्टेड रामकृष्ण एज हिज गुरु, ठीक है, वहां से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, वहां से उनमें स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है और वो रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लेते हैं, ठीक है। तो कई जगह आपको ये दिख भी जाएंगे कि रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड जो संस्थान है, तो ये किससे, स्वामी विवेकानंद से रिलेट कर सकते हैं आप इनको। इसके बाद वो संन्यास कैसे लेते हैं, बिकमिंग अ मॉन्क, यानी कि संन्यास कब ग्रहण करते हैं। तो 1880 में उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो महासमाधि ले लेते हैं। उसके बाद नरेंद्र ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, यानी कि सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं और एक मॉन्क, एक सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। सन्यासी जब वो बन जाते हैं, ही वॉन्डर्ड अक्रॉस इंडिया सीकिंग ट्रूथ एंड पीस, यानी कि ट्रूथ और पीस के लिए पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और ऑब्जर्व किया पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड सफरिंग ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की गरीबी, अज्ञानता और कष्टों को उन्होंने देखा, ठीक है। इसके बाद वो जर्नी टू द वेस्ट, मतलब पश्चिम की तरफ, दूसरे देशों की तरफ हो जाते हैं। वो कहां से शुरुआत होती है, विवेकानंद स्टार्टेड हिज जर्नी टू द वेस्ट ऑन 31 मई 1893, यानी कि 1893 में वो वेस्ट की तरफ विजिट करते हैं, जहां पर उन्होंने जापान, चाइना, कनाडा, यूएसए, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज की यात्रा की। विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट of Harvard University, he attended the Parliament of Religions held at the Art Institute of Chicago in September 1893, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जॉन हेनरी राइट, उनकी सहायता से उन्होंने सितंबर में 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें वो भाग लेते हैं, ठीक है। ही बिगिन, और वहां पर वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को, जो अमेरिका की पब्लिक थी। तो कहां से उनके जो हिस्टोरिक वर्ड थे वो मतलब पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ, मतलब कौन से वर्ड से उन्होंने शुरुआत की थी। तो उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो उससे जब उन्होंने ये शब्द बोले कि
अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे कि नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं, ठीक है, विच अर्न्ड हिम अ 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम ओवर 7,000 पीपल, यानी कि उस सभा में 7,000 लोग थे, उन्होंने 2 मिनट तक तालियां बजाई जैसे उन्होंने ये शब्द अब बोले, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिक वर्ड माने गए हैं ये उनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से उन्होंने इन शब्दों से उन्होंने शुरुआत किया था, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक तरह से वो बात कर रहे थे, ठीक है। हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस, यूनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी मेड हिम ग्लोबल आइकन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी कि उनके जो उन्होंने सहिष्णुता, एकता और आध्यात्मिकता का जो वहां पर संदेश दिया, उससे वे भारतीय दर्शन के एक वैश्विक, एक ग्लोबल आइकन, इंडियन फिलॉसफी के ग्लोबल आइकन बन गए। इसके बाद उनकी लास्ट डेज यानी कि अंतिम दिन क्या थे, तो कैसे थे, तो 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद क्या करते हैं, मेडिटेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह बहुत जल्दी उठकर वो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिटर्न टू हिज रूम, अपने रूम में वापस आते हैं, एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बी डिस्टर्ब, और लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो भी उनके आसपास थे, जिनको भी वो मना करते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, कि कोई उनको परेशान ना करे। लेटर दैट डे, यानी कि उसी दिन, ही अटेंड महासमाधि वाइल मेडिटेटिंग एंड लेफ्ट हिज मोर्टल बॉडी, यानी कि उसी दिन ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, महासमाधि को वो प्राप्त हो जाते हैं, उनकी जो मोर्टल बॉडी थी उसको वो छोड़ देते हैं। तो ये अभी तक हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में, मतलब उनकी हिस्ट्री, एजुकेशन, मतलब कहाँ कहाँ वो घूमे, इस तरह से उनकी जो बेसिक चीजें थी उसके बारे में हमने जाना। अब हम उनकी फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, फिलॉसफी के बारे में जानेंगे, उनका दर्शन क्या कहता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का। तो विवेकानंद व्यू ऑन ह्यूमन रिसोर्स एंड एजुकेशन, यानी कि मानव संसाधन और शिक्षा पर विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या कहता है, तो वो क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि भाई किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। देयरफॉर द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप दिस ह्यूमन पोटेंशियल टू द फुलेस्ट, यानी कि इसलिए वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं कि मानव के अंदर, यानी कि मानव के अंदर जो पोटेंशियल है उसका फुलेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, यानी कि वो खुद पहले से ही, व्यक्ति पहले से ही परिपूर्ण है, उसके अंदर जो परिपूर्णता विद्यमान है उसको प्रकट करना है। ये उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन के बारे में बोला। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइनिटी, यानी कि देवत्व की धारणा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हर सोल पोटेंशियली डिवाइन है, प्रत्येक आत्मा दिव्य है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइनिटी बाय कंट्रोलिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेचर, यानी कि जीवन का उद्देश्य इस देवत्व को, जो भी हर व्यक्ति डिवाइन है, हर एक में दिव्यता विद्यमान है, सिर्फ इसको, इसका मैनिफेस्टेशन करना है, जो कि बाहरी और आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण के द्वारा, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल नेचर है उसको कंट्रोल करके ही इस डिवाइनिटी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। दिस रियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड, अब ये इसका मतलब जो हर व्यक्ति में डिवाइनिटी, जो पोटेंशियल डिवाइन है, उसका रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो उसके लिए वो पाथ बताते हैं कि इनमें से कोई भी एक पाथ का आप यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा का कर सकते हैं, इन सभी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि किस तरह से आप आपके अंदर जो पोटेंशियली डिवाइन है उसको रियलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए वो कर्म योग, यानी कि वर्क की बात करते हैं, भक्ति योग, मेंटल डिसिप्लिन, राजयोग, या फिलॉसफी या ज्ञान योग की बात करते हैं। इनमें से आप एक के द्वारा, यानी कि सिर्फ एक, जैसे कर्म योग के द्वारा भी कर सकते हैं, भक्ति योग का यूज करके भी कर सकते हैं, राजयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, इनमें से किसी एक पाथ का भी यूज कर सकते हैं, या एक से ज्यादा का भी यूज करके आप इस रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, मतलब अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं। द अल्टीमेट एम इज फ्रीडम और लिबरेशन, अल्टीमेट एम क्या बताते हैं, वही सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन की बात करते हैं, ठीक है, बी फ्री मतलब लिबरेशन, मोक्ष की बात करते हैं। एथिक्स एंड मोरल फिलॉसफी, यानी कि नैतिकता और आचरण का सिद्धांत। विवेकानंद लिंक्ड एथिक्स विद द कंट्रोल ऑफ माइंड, एम्फसाइजिंग ट्रू प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस एज वर्च्यूज दैट स्ट्रेंथन द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि विवेकानंद क्या करते हैं, एथिक्स को कंट्रोल ऑफ माइंड के साथ लिंक करते हैं, और किस चीज पर इंफसाइज करते हैं, ट्रूथ, प्योरिटी और अनसेल्फिशनेस, ये वो वर्च्यू है जो ह्यूमन स्पिरिट को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। ही इनकरेज्ड हिज फॉलोअर्स टू बी डिवाइन, पायस, डिसिप्लिन्ड एंड अनसेल्फिश, अपने अनुयायियों को भी वो क्या कहते हैं कि दिव्य, धार्मिक और अनुशासित और निस्वार्थ बनने की प्रेरणा वो देते हैं, ठीक है। यानी कि एथिक्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं कंट्रोल ऑफ माइंड के साथ। इसके बाद फिलॉसफी ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का दर्शन, सफलता के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो विवेकानंद क्या कहते हैं कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ फोकस थॉट्स एंड एक्शंस, यानी कि अगर आपके थॉट्स और एक्शंस
पर अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इन राजयोग ही सेड, राजयोग में उन्होंने क्या कहा है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone। यानी कि एक विचार को अपनाओ, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, तुम्हारा जो माइंड, मांसपेशियां, नसें सब उस विचार से भरी हुई होनी चाहिए, बाकी सब विचारों को छोड़ दो, ठीक है। मतलब एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, दिस फोकस्ड लिविंग। अगर आप इस तरह से फोकस्ड होकर जिएंगे तो उन्होंने क्या कहा है कि बहुत से मतलब इस तरह का, ये क्या है, ये सीक्रेट है सक्सेस का, ठीक है, कि एक्शन और थॉट्स पर अगर आप फोकस कर पाते हैं तो ये सक्सेस का सीक्रेट है। एंड द पाथ दैट प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स, और इसी मार्ग से महान आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, यानी कि बहुत सारे ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स प्रोड्यूस हुए हैं इस पाथ को फॉलो करके। आगे फर्दर उनकी पर्सनल स्टाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो विवेकानंद वाज नॉट अ फिलोसोफर बट आल्सो अ क्रिएटिव आर्टिस्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड पोएम्स दैट एक्सप्रेस्ड हिज स्पिरिचुअल डेप्थ, ठीक है। यानी कि केवल दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि एक रचनात्मक कलाकार भी थी जिन्होंने कई गीत और कविताएं रची हैं। हिज टीचिंग्स ऑफन इंक्लूडेड ह्यूमर मेकिंग हिज डिस्कोर्सेस लाइवली एंड रिलेटेबल, यानी कि उनकी शिक्षाओं में अक्सर हास्य का पुट होता था जिससे उनके प्रवचन जीवंत और सरल बन जाते थे, ठीक है। मेजर वर्क्स पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि अब कुछ उनकी पब्लिकेशंस हैं जो कि उनकी डेथ से पहले थी, यानी कि उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई थी कुछ प्रमुख कृतियां, और कुछ उनकी डेथ के बाद हुई थी। तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि क्लैरिटी रहे, पूछा भी जा सकता है। वैसे सारी की सारी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो कौन सा है, भारत बन भारत, ठीक है, भारत मन भारत। इसमें प्रेजेंट इंडिया यानी कि जो कंडीशन थी इंडिया की उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। थोड़ा बहुत मैंने डिटेल में डाल दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कर्म योग हो गया, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यानी कि उनकी जो स्पीचेस थी गिवन ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी टू इंडिया, यानी कि भारत वापसी के समय दिए गए जो भाषण थे उनका संकलन है किसमें, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। माय मास्टर, राजयोग, संगीत, कल्पतरु, वेदांत फिलॉसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी, यानी कि वेदांत दर्शन पश्चिमी समाज के समक्ष भारतीय वेदांत का परिचय है। और वेदांत फिलोसफी लेक्चर्स ऑन ज्ञान योग, यानी कि डिस्कसेस नॉलेज एज द पाथ टू रियलाइजेशन। दो है, ठीक है, वेदांत फिलोसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी और वेदांत फिलोसफी लेक्चर्स ऑन ज्ञान योग, ठीक है। ज्ञान योग पर व्याख्यान, ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया पर उन्होंने विचार किया। ये कुछ उनकी पब्लिकेशंस हैं जो कि उनकी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग थी। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद भी कुछ चीजें प्रकाशित हुई हैं। एड्रेसेस ऑन भक्ति योग कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसके 9 वॉल्यूम्स हैं, यानी कि इसमें कंपाइलेशन ऑफ हिज लेक्चर्स, राइटिंग्स एंड लेटर्स, ठीक है। मतलब उनकी जो भी राइटिंग्स, लेटर्स और जो भी लेक्चर्स थे उनको कंपाइल किया गया है 9 वॉल्यूम्स में। इसके अलावा इंस्पायर्ड टॉक्स, यानी कि इनफॉर्मल टॉक्स रिकॉर्डेड बाय डिसाइपल्स, यानी कि उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा जो इनफॉर्मल टॉक थी उनकी, उनको भी रिकॉर्ड किया गया है, वो भी है। नरेंद्र भक्ति सूत्र हो गया, पारा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन है। प्रैक्टिकल वेदांत बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अप्लाइंग वेदांतिक फिलॉसफी इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो वेदांत फिलॉसफी है उसको एवरीडे लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ हिज मैसेजेस। द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि द ईस्ट एंड द वेस्ट क्या है, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है। तो इसमें जो है भक्ति योग हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल वेदांत हो गया, और पीछे भारत मन भारत हो गया, और कई सारी चीजें हैं जिनमें से मेन है ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र भक्ति सूत्र हो गया, पराभक्ति या सुप्रीम डिवोशन हो गया, कुछ इंपोर्टेंट ये मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये उनकी कुछ मेजर पब्लिकेशंस थी। अब हम उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में जानेंगे, शिक्षा के संदर्भ में। शैक्षिक दर्शन उनका क्या कहता है, तो क्या कहते हैं, एजुकेशन एज पर द नेचर एंड नीड्स, यानी कि बच्चे की स्वभाव और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नेचर एंड नीड्स। ईच चाइल्ड हैज अ डिवाइन सोल। द टीचर शुड विजुअलाइज गॉड इन एवरी चाइल्ड एंड सर्व हिम विद लव एंड केयर। एजुकेशन शुड हेल्प द चाइल्ड अनफोल्ड हिज इनर पोटेंशियल नेचुरली, यानी कि क्या कहते हैं कि शिक्षा बच्चे के स्वभाव और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक बालक में क्या है, हर सोल डिवाइन है, हर बच्चा डिवाइन है।
शिक्षक को प्रत्येक बच्चे में ईश्वर को देखना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। सर्व हिम विद मतलब लव और केयर से उसको सर्व करना चाहिए। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन के द्वारा बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटीज हैं, जो इनर पोटेंशियलिटीज हैं, उनको अनफोल्ड करना है। ठीक है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना है। यानी कि बच्चा पहले से ही उसके अंदर डिवाइन पोटेंशियलिटीज हैं, उनको अनफोल्ड करना है, उनको मैनिफेस्ट करना है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मैं बता ही चुकी हूँ, मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन को वो एसेंस मानते हैं लर्निंग के लिए। एकाग्रता ही शिक्षा का सार है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू एक्वायरिंग नॉलेज एंड अचीविंग सक्सेस। अ पर्सन विद इन अ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड कैन कंट्रोल थॉट्स एंड अटेन विजडम्स। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है वो अपने थॉट्स पर भी कंट्रोल कर सकता है, विजडम को अटेन कर सकता है। इसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एम्स की वो बात करते हैं, तो बहुत बार पूछा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आत्मबोध होना, सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ करेक्टर फॉर्मेशन, मैन मेकिंग एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट। यानी कि सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट की बात नहीं करते, उनको देखेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी थी वो मतलब बहुत हट्टे कट्टे थे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की भी वो बात करते हैं। सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। ठीक है, रीचिंग परफेक्शन की नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। यानी कि भाई हर बच्चा डिवाइन है, उसमें नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है उसको एजुकेशन के द्वारा उस इग्नोरेंस को रिमूव करना है। सर्विस ऑफ मैनकाइंड बहुत बार पूछा जाता है, किससे रिलेटेड, कौन बात करते हैं? मानव सेवा। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सेल्फ सफिशिएंसी, रिलीजियस डेवलपमेंट, ये सारे एम्स की बात वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद है रोल ऑफ टीचर। यानी कि एक टीचर का क्या रोल रहेगा, तो इसमें ये एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर की बात करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कौन बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद बात करते हैं। एक्सटर्नल टीचर मतलब जो टीचर आपके सामने खड़ा है, क्लास में पढ़ा रहा है, वो एक्सटर्नल टीचर है। ठीक है, जो कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। इंटरनल टीचर में वो माइंड की बात करते हैं, आपका माइंड जब काम करेगा, तो एक्चुअल में वो किस पर, इंटरनल टीचर पर ही ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, तो टीचर का रोल क्या है कि भाई जो एक्सटर्नल टीचर है वो आपको पुश करेगा, यानी कि आपको सेल्फलेस, डिसिप्लिन और लविंग लाइफ के लिए पुश कर सकता है कि भाई आपको किस तरह से काम करना है। ही शुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड गाइड हिम स्पिरिचुअली एंड मोरली। यानी कि उसे प्रत्येक विद्यार्थी को समझकर उसको आध्यात्मिक और नैतिक विकास में मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो मेन फोकस वो इंटरनल टीचर पर ही करते हैं कि माइंड ही आपका सारा काम करेगा। एक्सटर्नल टीचर सिर्फ आपको पुश कर सकते हैं कि भाई आपको इस तरह से चीजें करनी है। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम। देखिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद क्या सजेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सब्जेक्ट्स, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करते हैं, जो मटेरियल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी बात वो करते हैं। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में वो रिलीजन, फिलॉसफी, उपनिषद, संत टीचिंग, ठीक है, संतों की जो टीचिंग्स है। मटेरियल सब्जेक्ट में वो साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, आर्ट, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन की वो बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का क्या रोल रहना चाहिए, तो स्टूडेंट मस्ट बी eager to learn, disciplined and obedient. He should follow the ideals and teachings of the guru. यानी कि जो स्टूडेंट है वो जिज्ञासु होना चाहिए, उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए सीखने की। ठीक है, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ऑबिडियंट होना चाहिए, और उसके टीचर के द्वारा जो भी आइडियल्स और टीचिंग्स बताई गई हैं उनको वो फॉलो करे। इसके बाद बात करेंगे डिसिप्लिन। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि खुद पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अपनी माइंड, बॉडी और इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। ही बिलीव दैट ट्रू डिसिप्लिन कम फ्रॉम विद इन, नोट बाय फियर और फोर्स। यानी कि वो क्या कहते हैं कि ट्रू डिसिप्लिन कैसे आएगा, अंदर से आता है, बाहर से फोर्स करा हुआ, इम्पोज किया हुआ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की वो बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स कैसे होनी चाहिए, ही फेवर द एंशिएंट गुरुकुल मेथड्स वेयर द टीचर गाइड स्टूडेंट्स थ्रू योगा, मेडिटेशन एंड सेल्फ एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। यानी कि टीचिंग मेथड्स गुरुकुल पद्धति पर, ठीक है, प्राचीन गुरुकुल पद्धति का समर्थन उन्होंने किया है कि जहां पर टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, गाइड करता है, किसके थ्रू, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस और डिस्कशन। तो इस तरह के मेथड्स की वो बात करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, डिस्कशन, इस तरह के मेथड्स होने चाहिए। इसके बाद देखिए उन्होंने दो मेजर इविल्स की बात की है कि भाई इंडिया में दो बहुत बड़ी बुराइयां हैं। कौन सी, एक है ऑपरेशन ऑफ
वीमेन, यानी कि जो महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, उनको जो दबाया जाता है। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर थ्रू कास्ट सिस्टम, यानी कि गरीब लोगों का कास्ट सिस्टम के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जाता है, उसके भी वो बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वीमेन, यानी कि महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, तो इसके लिए वो वीमेन एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। विवेकानंद क्या चाहते हैं, वीमेन वांटेड टू बी एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और ये किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ही उनका स्टेटस सोसाइटी में रेज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन की भी बात करते हैं। एजुकेशन प्रिजर्व कल्चर्स एंड मोरल वैल्यूज, यानी कि एजुकेशन ही हमारा जो कल्चर और मोरल वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करती है। एजुकेशन ही हमें रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और कंपैशन इन लाइफ, ठीक है, यानी कि अनुशासन और करुणा सिखाती है, सम्मान सिखाती है। पीस एजुकेशन की भी वो बात करते हैं। एजुकेशन शुड प्रमोट इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मोनी, ग्लोबल लेवल पर वो सामंजस्य की बात करते हैं। शांति और विश्व बंधुता को बढ़ावा किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ही दिया जा सकता है। इट मस्ट प्रिपेयर यूथ फॉर अ लाइफ ऑफ कॉपरेशन एंड कंपैशन, यानी कि शिक्षा युवाओं को सहयोग और करुणा से भरा जीवन जीने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो विमेन एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन की वो बात करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एजुकेशन की बात करते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं। यूथ शुड बी इंकरेज्ड नॉट क्रिटिसाइज्ड, यानी कि जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, युवाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए, उनको मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मस्ट बिल्ड फियरलेसनेस। ठीक है, यानी कि एजुकेशन ही उनको फियरलेस बनाती है, सेल्फ रिलायंस और ऑप्टिमिज्म करती है। ठीक है, निर्भयता को विकसित करती है, उनमें आत्मविश्वास जगाती है। तो पॉजिटिव एजुकेशन की वो बात करते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी बात करते हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद नेचर पर, केयर फॉर नेचर पर इंफसाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा प्रकृति की रक्षा पर उन्होंने बल दिया है। तो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, शुड टीच द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड लव फॉर ऑल लाइफ, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा में संसाधनों के उचित, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका किस तरह से वाइजली उपयोग करना है और सभी जीवों के प्रति प्रेम सिखाया जाना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन फॉर सिटीजन, यानी कि नागरिकों के लिए शिक्षा, उसमें वो क्या कहते हैं, एजुकेशन मस्ट क्रिएट रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स हु रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, यानी कि शिक्षा ऐसे नागरिक तैयार करे जो उत्तरदायी हों, लोकतंत्र का सम्मान करें और समाज के कल्याण में भाग लें। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, पॉजिटिव एजुकेशन, पीस एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, इन सब तरह की एजुकेशन की वो बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के बारे में वो क्या कहते हैं। तो वेदांत फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं, फॉलोवर ऑफ वेदांत फिलॉसफी। जीवा इज शिवा, ये बहुत बार ये लाइन एज इट इज पूछी जाती है, किसके द्वारा कही गई, इसका मतलब क्या है, यानी कि हर जीव में शिव है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इज डिवाइन बीइंग, हर व्यक्ति दिव्य है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी बात कौन करते हैं, यानी कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो एक तरह से ईश्वर की सेवा है। ठीक है, ट्रूथ इज एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी कि जो सच है, जो ट्रूथ है वो ही एसेंस है किसके लिए, सभी रिलीजन्स के लिए। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस ऑफ अदर फेथ्स, यानी कि इसीलिए सहिष्णुता और प्रेम आवश्यक है। एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। जीवा इज शिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, और नेशनल इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कौन करते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद कर। इसके बाद ह्यूमन माइंड के बारे में उनका क्या कहना है, ठीक है, मानव मन पर उनके क्या विचार हैं। तो क्या कहते हैं, माइंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय अननेसेसरी एक्शंस, यानी कि जो मन है उसको अननेसेसरी एक्शंस के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। ह्यूमन माइंड को वो एक रेस्टलेस मंकी से कंपेयर करते हैं, कई बार पूछा जा चुका है ये कि मन की तुलना उन्होंने किससे की है, तो किससे, ह्यूमन माइंड की तुलना उन्होंने किससे की है, रेस्टलेस मंकी से की है, कि जैसे रेस्टलेस मंकी उछलता कूदता रहता है, उसी तरह से जो माइंड है वो भी चंचल है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, मतलब ठीक है, माइंड क्या है, चंचल है। तो उसकी तुलना उन्होंने रेस्टलेस मंकी से की है। माइंड कंट्रोल लीड्स टू पीस एंड कंसंट्रेशन, यानी कि मन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि मन को नियंत्रित कर एकाग्रता, कंसंट्रेशन और आत्म शांति को प्राप्त करना है। ठीक है, अगर आपका अपने माइंड पर कंट्रोल है तो पीस और कंसंट्रेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड की तुलना वो किससे करते हैं, एक रेस्टलेस मंकी से करते हैं। इसके बाद बात करेंगे इम्प्लीकेशन
इम्प्लीकेशंस ऑफ विवेकानंद फिलॉसफी, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो देखिए इसमें वो दो तरह की बातें करते हैं, ठीक है, दो व्यूज हैं उनके। एक है ट्रांसडेंटल व्यूज यानी कि अधिभौतिक दृष्टिकोण, जिसमें वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये डेफिनेशन है उनकी एजुकेशन की, ठीक है, कि एजुकेशन को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। ये लाइन एज इट इज बहुत बार पूछी जाती है, किसके द्वारा कही गई है, कि एजुकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, वो ऑलरेडी परफेक्ट है, वो डिवाइन है, पोटेंशियलिटीज उसके अंदर हैं, ठीक है, पहले से ही मौजूद है। उन पोटेंशियलिटीज को अनफोल्ड करना है, मैनिफेस्ट करना है, वो किसके द्वारा पॉसिबल है, एजुकेशन के द्वारा। अद्वैत वेदांत को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरे उनका व्यू पॉइंट क्या है, इंपेरिकल व्यूज, प्रायोगिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई एजुकेशन के द्वारा इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो टू कंट्रोल देयर पावर्स, अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर सके, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के वेलफेयर के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो डिसिप्लिन, सर्विस और मोरल स्ट्रेंथ पर एम्फसाइज करते हैं। तो दो तरह के व्यू पॉइंट की उन्होंने बात की है, ट्रांसडेंटल और इंपेरिकल व्यू। अब लास्ट में मैंने स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं, ये लाइंस एज इट इज पूछी जाती हैं, इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि बहुत अलग अलग थिंकर्स आएंगे, उनके साथ साथ कोटेशंस में इंक्लूड करती हुई चलूंगी, क्योंकि यहाँ से एक दो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक तो बहुत ही फेमस है, अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until the goal is reached, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। You can't believe in God until you believe in yourself, यानी कि जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। ये उनके द्वारा कही गई लाइंस हैं, एज इट इज एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। किसके द्वारा ये कहा गया है, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, यानी कि तुम्हें भीतर से बाहर की तरफ बढ़ना है, इनसाइड टू आउटसाइड ग्रो करना है। नोन कैन टीच यू, नोन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देर इज नो अदर टीचर बट योर ऑन सोल, ठीक है, जो कि वो इंटरनल टीचर की बात करते हैं कि भाई तुम्हें भीतर से बाहर की और आगे बढ़ना है, कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारा अपनी आत्मा ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है, ठीक है। वट वी वांट इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन, नो थ्योरीज ever made human beings higher, no amount of books can help us to become purer, ठीक है। The only power is in realization and that lies in ourselves and come from thinking, let human being think, यानी कि तुम्हें हमें जो चाहिए वह है प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, आत्मबोध, रियलाइजेशन, ठीक है। कोई भी सिद्धांत मनुष्य को महान नहीं बना सकता, कोई भी थ्योरीज हायर नहीं बना सकती, महान नहीं बना सकती, न ही पुस्तकों का ढेर हमें शुद्ध बना सकता है। शक्ति केवल आत्मबोध में है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन में ही पावर है जो हमारे भीतर है और सोचने से आती है। तो मनुष्य को सोचने दो। तो ये जो कोटेशंस है ये एज इट इज पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नेट के अलावा और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है। ये भी बहुत बार आती है, नो नेशन इज ग्रेट और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनेक्ट्स दिस और दैट बट बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड, यानी कि कोई भी राष्ट्र इसलिए महान या अच्छा नहीं होता क्योंकि उसकी संसद यह या वह कानून बनाती है, कि भाई जो भी कानून बनाती है उसके कारण कोई भी राष्ट्र अच्छा है बुरा नहीं होता, बल्कि क्योंकि उसके नागरिक महान और सदाचारी होते हैं इसलिए वो महान होता है, ठीक है। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, बहुत बार पूछा जाता है, मैन मेकिंग, सोसाइटी मेकिंग एजुकेशन की बात कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद करते हैं। और ये तो उनकी एजुकेशन की डेफिनेशन ही है, बहुत बार पूछी जाती है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि व्यक्ति पहले से ही पूर्ण है, उस पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। वो किसके द्वारा, यानी कि जो परफेक्शन ऑलरेडी मैन में एग्जिस्ट करता है वो शिक्षा के द्वारा ही मैनिफेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशन क्या है, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस ही मैंने इंक्लूड कर दी हैं, क्योंकि अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जो एमसीक्यूज है वो किसी न किसी थिंकर्स में मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो इस तरह से पूछे गए हैं कि उसमें आप स्वामी विवेकानंद भी देखेंगे, टैगोर भी देखेंगे, गांधी भी देखेंगे, अरविंदो घोष भी देखेंगे। तो वो मैं लास्ट में जो भी मैं आपको लोगों को करवाऊंगी, जब ये तीनों चारों थिंकर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं किसी न किसी स्लाइड में इंक्लूड कर दूंगी, किसी एक थिंकर
को जब हम डिस्कस करेंगे उसके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको मैं इंक्लूड कर दूंगी इन थिंकर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जैसे हमने स्वामी विवेकानंद को डिस्कस किया उसी तरह से रविंद्रनाथ की एजुकेशनल फिलॉसफी को भी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता दिया करो। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। जितने भी बच्चे रेगुलर हैं तो वो हाइप कर देंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ मेरा जो चैनल है जो कि सर्च इंजन में नहीं आता है तो सर्च इंजन में आ जाएगा।